फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल में। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 3 यानी कि नियोजित विकास की राजनीति के बारे में जो आगे चैप्टर बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछला वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन साथ साथ कुछ बेसिक चीजें बता दिया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे नियोजित विकास की शुरुआती कदम, यानी जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी, जो प्लानिंग हो रहा था कि कैसे विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या था कि एक प्रारंभिक कदम कैसे बढ़ाया गया, क्या उसकी कदम की एक प्रक्रिया थी, इसके बारे में हम लोग पूरी जो है संपूर्ण वक्तव्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक चीज ऐसी बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर, जहां से हम लोग जानेंगे कि विकास की गतिविधियां क्या है और किस प्रकार से जो है विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। देखिए, नियोजित विकास के शुरुआती कदम की अगर हम बात करें तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद था। अब कहिएगा यहाँ पर कि योजना आयोग तो हम लोग समझ रहे हैं कि योजना आयोग यानी वर्तमान में उसका नीति आयोग नाम हो चुका है, क्योंकि ये भी आप जान चुके हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके बाद ये भी आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, यानी उसी का नाम, योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग रख दिया गया था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो योजना आयोग है ये कहाँ से लिया गया है, और जो पंचायती राज, अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि योजना आयोग जो है और साथ साथ पंचवर्षीय योजना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, यह प्रक्रिया जो है सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है वहां से लिया गया है। यानी माना जाता है कि स्टालिन के शासनकाल में पहला जो प्रक्रिया योजना आयोग को देखी गई थी 1927 में देखा गया था, और उसी प्रक्रियाओं को जो है ये अपनाया गया था। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग की स्थापना की। इसका एक मेन उद्देश्य यह था कि प्लानिंग को एक बेहतर ढंग से संरचित करना और उसमें जो है अपनी पूरी प्रक्रियाओं का योगदान देना था। और इसके साथ साथ योजना आयोग के साथ साथ आपको बता दें कि एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। यह भी एक संगठन था जो कि राज्य में अपने विकास की प्रक्रियाओं को या संरचनाओं को प्रदान करने में अपना अहम योगदान देता था। एनडीसी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक राज्य स्तर पर अपना कार्य जो है जारी करता था, और विकास की परियोजनाओं को जो है सीधे तौर पर योजना आयोग से जोड़ने का काम करता था। तो कई बार ऑब्जेक्टिव या लघु में प्रश्न पूछा गया है कि एनडीसी का पूरा नाम क्या है, एनडीसी क्या है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि इसी से संबंधित है, योजना आयोग से ही। जैसे कि केंद्र में अगर योजना आयोग की बात करें तो राज्य में जो प्लानिंग करने का काम करता था वो एनडीसी था। तो यहां तक चीजें समझ में आगे बढ़िए। अब यहाँ आपको 4 महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना से अवगत कराएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 4 से क्यों करा रहा है, क्योंकि 4 ही इस लेसन में जो है वर्णित किया गया है। इस तरह जब हम लोग लगातार इकोनॉमिक्स में आएंगे तो उस समय हम लोग पूरी जो है पढ़ेंगे इसकी प्रक्रियाओं के बारे में, चूंकि यहाँ 4 है और विकासात्मक रूपों में यही दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 तक यह योजना चला था, और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, यानी कृषि पर ही विशेष ध्यान दिया गया था, और सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को भी जो है बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो कह सकते हैं कि मेन जो ध्यान रखा गया कृषि को ही रखा गया था, फिर सिंचाई और विद्युत परियोजना को भी आगे बढ़ावा देने में अपना कार्यरत या काम को जो है बढ़ावा दिया गया था। यहां तक चीजें देख लीजिए। अब आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य रखा गया था काफी बेहतर ढंग से सुदृढ़ करने के पीछे कारण यह था कि आजादी के बाद अगर बेहतर स्थिति में देखा जाए तो कृषि ही था। तो सभी लोगों ने अपना विचार किया कि थोड़ा सा और इससे बेहतर कर दिया जाए तो आखिर जो भुखमरी की स्थिति है, जो कई तरह की स्थितियां बने, उसे समाप्त किया जा सकता है। वैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, और 1956 से 61 के बीच जो टारगेट रखा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वो था आपका औद्योगिकरण। और औद्योगिकरण का मतलब उद्योग को एक विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से बढ़ावा देना और साथ साथ उसे विकास की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ना। अब आपको बता दें कि यह परियोजना का लक्ष्य क्यों रखा जाता था, क्योंकि 5 वर्षों के अंदर एक लक्ष्य रखा जाता था, और उन्हीं 5 वर्षों के अंदर जो विकास की प्रक्रिया देखी जाती थी उसी को बढ़ावा दिया जाता था। तो यहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, यानी पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग,
और इसमें देखिए पीसी महालनोबिस, आपको बता दे कि पीसी महालनोबिस एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं या एक तरह से बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो संरचना थी, जो मॉडल था, उसको तैयार करने में अपना अहम योगदान दिए थे। कौन थे बताइए? पीसी महालनोबिस। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम बताइए। तो यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में भी आया है। तो पी का मतलब होता है प्रशांत, और सी का मतलब होता है चंद्र, और महालनोबिस यानी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सहयोग से यह कार्य किया गया था। तो यहां तक बेसिकली आपको चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पंचवर्षीय यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 के बीच ये योजना चली थी, और ये आत्मपोषित विकास पर बल दिया गया था। आत्मपोषित मतलब कि स्वयं एक जो संसाधन की प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने में अपना काम बढ़ाना था। यहां आपको बता दें कि विकास की प्रक्रियाओं में बल देने में जो इस्पात, रसायन और विद्युत पर काफी बढ़ावा दिया गया था। यानी इस्पात, रसायन और विद्युत पर जो है इसमें काफी बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो यहां तक बेसिकली आपको समझ में आ गया है। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना एक तरह से अंततः देखा जाए तो 2-3 साल के लिए गैप है। इसमें अवकाश देखिए 66 के बाद 3 साल तक यानी अवकाश के रूप में था। और यहां देखिए 1969 से लेकर 74 तक जो है यह योजना प्रेषित था, चालू था, क्योंकि यहां पर अवकाश कुछ समय के लिए दे दिया गया था। वहां पर आपको बताएंगे हम बेसिकली कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थितियां बनी थी जहां से यह स्थिति दर्ज हुई थी। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना पर हम बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि विकास की गति में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अब देखिए पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में आत्मपोषित यानी संसाधन को बढ़ावा देना, और चौथा में जो है विकास की गति में सामाजिक न्याय यानी समाज में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें एक गति प्रदान करने का जो है अहम योगदान था। तो ऐसे 4 पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जा रहा है कि विकास की जो गति थी लगभग 20 साल के अंतर्गत जो देखने को मिला बढ़ावा देने में जो विकास के अंतर्गत, वो काफी प्रभावपूर्ण था। अब यहाँ हम लोग एक प्रारंभिक गति के रूप में देखें कि किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया को देखा गया था। लेकिन विकास बढ़ा, लेकिन कुछ विवाद भी था। इसमें विवादास्पद बातें भी थी, राजनीति भी था, क्योंकि नाम से इंडिकेट करता है आपका लेसन कि नियोजित विकास में राजनीति। तो मुख्य विवाद क्या था आपको बता दें, कृषि बनाम उद्योग। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि था, द्वितीय में उद्योग ला दिया गया, उद्योग को बढ़ावा देने लगा। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों का मत था कि कृषि को लाया जाए, क्योंकि कृषि को ही अगर आप बेहतर करते हैं तो खुद जो है लोगों को स्वयं यानी कृषि जनित उद्योग को संचालित करने का मौका मिल सकता है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में जो है अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को, पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ दोनों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कृषि को बढ़ावा दे रहे थे, कुछ लोग जो है उद्योग को दे रहे थे, लेकिन अधिकांश की संख्या थी कृषि को, क्योंकि गरीब और तबके वर्ग के जो लोग थे कृषि को ही ज्यादातर जो है संचालित करने में अपना योगदान देते थे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे कुमारप्पा एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं और शासक अकाउंटेंट भी, और गांधी जी के अनुयायी के रूप में माना जाता है। इन्होंने क्या किया कि कृषि को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। कारण क्या था, क्योंकि जानते थे कि कृषि को इसलिए हम बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि कृषि जनित उद्योग उससे संबंधित जुड़े होंगे, और गांव के जो लोग हैं इसे ही अपना संचालित प्रक्रियाओं को देख सकते हैं या उसमें क्रियान्वित कर सकते हैं या कार्यों को बढ़ा सकते हैं। तो यही प्रक्रिया था। महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे, और देखिए इन्होंने क्या किए थे, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एक पुस्तक लिखे थे, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ये पुस्तक कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो जेसी कुमारप्पा, आपको याद रखना है। और योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। योजना आयोग जो 1950 में बना था उसके एक सदस्य के रूप में, मेंबर्स के रूप में भी कार्य अपना कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग जानेंगे निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब आपको बता दें कि यह भी एक तरह से मुख्य विवाद में था, क्योंकि उस समय जो विकासात्मक प्रक्रियाएं चल रही थी तो यह भी एक तरह से विवादास्पद रूपों में था। निजी बनाम सार्वजनिक का मतलब कि निजी और सार्वजनिक में जो एक तंज था, जो स्थितियां बनी हुई थी, उसमें भी अंतर था। निजी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना, यानी कि पूंजीपति वर्ग के लिए कहा जा रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अमेरिका था, उसमें निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक, तो ये सामाजिक मॉडल पर आधारित था। सामाजिक मॉडल कहने का मतलब यह है कि समाज के सभी वर्गों को एक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उस स्वतंत्रता के माध्यम से सामाजिक
तत्व जो है उनको एक बेहतर स्थान दिलाया जा सके, तो यह स्थिति को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि भारत भी इसमें कई तरह की उलझने में पड़ चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि निजी को अपनाया जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि सार्वजनिक को अपनाया जाए, यानी कुछ स्वयं की अगर कह रहे थे और कुछ जो है सामाजिकता को लेते थे। इसी बीच क्या होता है कि भारत सरकार ने अपना जो एक संगठन तैयार किया, एक तरह से जो व्यवस्था को अपनाया, उसमें दोनों को शामिल कर लिया। तो यानी हम लोग इसी तरह बोल सकते हैं इसको कि ये जो पूंजीवादी और सामाजिक यानी कि व्यवस्थाएं थी जो मॉडल के अंतर्गत शामिल था, उसे अपनाकर इसे कर दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है अपनाने में अपना योगदान दे दिया। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी शामिल है, आपको पता भी होगा। तो यही एक उसका जो है प्रारूप माना जाता है। अब तो ये विवादास्पद बातें थी, अब यहां जानेंगे मुख्य परिणाम। मुख्य परिणाम में देखिए 3 तरह के परिणाम उपस्थित थे और 3 के बाद और कुछ 2 पॉइंट है उसको हम बताएंगे। तो पहला यहाँ मुख्य परिणाम है बुनियादी है। बुनियादी का मतलब कुछ पुरानी जो अवस्थाएं थी जो उसको बढ़ावा देने में अपना काम किया गया, जैसे कि नदी घाटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने में काम किया गया। जैसे नदी घाटी में देख लीजिए भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध परियोजना, ये 2 ऐसे परियोजनाएं थे जो जिससे काफी अधिक मात्रा में जो है परियोजनाओं से लाभ होते थे लोगों को। आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है पंजाब में अवस्थित है और आपको यह भी पता होगा कि ये सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न जो है भूगोल वाले बच्चों के लिए पूछ दिया जाता है। और साथ साथ हीराकुंड की बात करें तो ये उड़ीसा में अवस्थित है और इसका जो नदी है, नदी घाटी जो क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है महानदी। महानदी जो क्षेत्र है उसी तट पर अवस्थित है। अब देखिए भारी उद्योग की अगर हम बात करें तो भारी उद्योग में भी इसमें इस्पात संयंत्र को बढ़ावा देने में मुख्य परिणाम को शामिल किया गया था। दूसरा है पॉइंट भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब कि जमींदारी प्रथा समाप्त करना, इसमें भी सुधार व्यवस्था को लाया गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का अपना क्रियान्वयन किया गया, कार्य निभाया गया। खाद्य संकट की अगर हम बात करें तो सबसे अगर परिणाम में देखा जाए तो जो व्यापक रूप में देखने को मिला था वो आपका है खाद्य संकट था। खाद्य संकट काफी बढ़ावा दिया था अपने व्यापक रूप में। देखिए खाद्य संकट में कई लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि 1965 से 67 के बीच जो है समस्त भारत में सूखा की स्थिति था। बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित था, यानी सबसे ज्यादा अगर प्रभावित वाला जो देश राज्य था वो बिहार था। यहाँ लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे भूख के चलते, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था। स्थितियां ये बनी हुई थी और पूरे भारत की आंकड़ा देखा जाए तो काफी अधिक मात्रा में जो है यह स्थिति देखने को मिला था। आपको विद्यार्थी बता दे कि कई तरह की जो स्थितियां बनी हुई थी काफी व्यापकता के रूप में देखने को मिला और इससे काफी लोगों की जानें चली गई भूख के चलते। अब इस भूख को दूर करने के लिए जो सूखे की स्थिति आई थी उसे मिटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और एक बेहतर प्रारूप को सामने उपस्थित किया गया और कई तरह की बदलाव देखने को मिले। उसमें से खाद्यान्न के क्षेत्रों में अगर देखा जाए बदलाव के रूप में तो एक बदलाव था आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति यहां देखिए हरित क्रांति 1967 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन हरित क्रांति के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हरित क्रांति किस रूप में था और किस कई बार जो है ये प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं। इस तरह 12 के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि हरित क्रांति का मतलब ये लड़ाई झगड़ा से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव से है। और हुआ क्या कि कृषि के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाएं, बीज यानी उत्तम बीज और साथ साथ कुछ बेहतर ढंग से वैज्ञानिक ढंग से कृषि पद्धति को अपनाया गया और ये पद्धति को जब अपनाया गया तो इसमें व्यापक और असातित वृद्धि हुई अनाजों के उत्पादन में। तो वैसे क्या हुआ कि इसी बदलाव को नाम दे दिया गया क्या, हरित क्रांति। अब आपको बता दें कि इस क्रांति की शुरुआत 1967 में हुआ था और जो पहला अनाज के रूप में मतलब उगाया गया था, इसमें जो बदलाव देखा गया था वो गेहूं था। गेहूं को देखा गया था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र था उसमें भी काफी व्यापक रूप से इसकी बढ़ावा देखने को मिला था पहली बार। और इसके जनक की बात करें तो ये एमएस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। तो आपको इतना चीजें याद रखना है। हरित क्रांति एक तरह से बदलाव से संबंधित है, वो भी कृषि के क्षेत्रों में बदलाव लाया गया और उसमें क्या क्या किया गया बता दीजिए आप अभी। तो आपको पता होगा कि मुख्य रूप से वैज्ञानिकी तरीका से खेती किया गया था, उत्तम बीज का प्रयोग किया गया था, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया था और अन्य तरह की पहलुओं को लगाकर जो है उसे असातित वृद्धि किया गया था अनाजों के क्षेत्रों में। अब एक और पॉइंट है जो कि जहां से ऑब्जेक्टिव
और लघु के रूप में भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए, श्वेत क्रांति की हम बात करें तो आप हमेशा इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। श्वेत क्रांति जो है, जिस प्रकार से हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, खेती से संबंधित है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन में असातित वृद्धि से, यानी मवेशियों के माध्यम से जो दूध प्रदान किए जाते हैं उसमें असातित वृद्धि से जो है श्वेत क्रांति की बात आती है। अब देखिए, ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ये वर्गीज कुरियन है जिन्होंने दूध के उत्पादन में एक असातित वृद्धि करके जो है और साथ साथ एक बहुत बड़ी इसका व्यापक रूप फैलाने में अपना योगदान दिया था। और इसकी शुरुआत देखिए गुजरात में हुआ था। और आपको बता दें कि अमूल जो कंपनी है, जो कि 25 लाख यानी 25 लाख लगभग इसके जो प्रोडक्ट अलग अलग क्षेत्रों में तैयार करके भेजे जाते हैं, तो ये सिर्फ गुजरात की ही नहीं है बल्कि पूरे भारत में देखा जाए तो इसका व्यापक रूप में प्रभाव देखा जाता है। और कई तरह का तो आप आज देख रहे हैं कि डेयरी के माध्यम से जो है दूध को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, गांव से खासतौर पर शहरों की तरफ। इसमें एक नवीनतम बदलाव को ही एक नाम दिया गया 1970 में, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। तो ऐसे प्रश्न आया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस व्यवस्था से है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपका दूध के उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब बातें हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से ये चीजें स्पष्टीकरण किया जा रहा है, स्रोत के माध्यम से समझाया जा रहा है, उसके बाद आप नोट्स जरूर बनाएं। और हमारा प्रयास यह है कि पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर जो आगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी जैसे जो विषय हैं, उन सभी विषयों का हम लगातार जो है एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाकर उसका ऑब्जेक्टिव देना और जरूरत पड़ने पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है हम पीडीएफ उपलब्ध कराने का भी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहां से आपको 12th क्लास में एक बहुत ही बेहतर ढंग से अध्यापन या अध्ययन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो यहाँ से आप हमेशा जो है जुड़े रहिए और यहाँ से आप आसानी से जो है एग्जाम में सिर्फ पास नहीं बल्कि आप मेरिट में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।